दिस इज़ पार्ट 2 फॉर लेक्चर 11 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर मेजरमेंट ये होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक अपटेंड स्कोर होता है और एक ट्रू स्कोर होता है। अपटेंड स्कोर में से हम जब एरर का एलिमेंट को माइनस करते हैं तो ट्रू स्कोर आता है। अब हमारे अपटेंड स्कोर और हमारे ट्रू स्कोर में कितना डिफरेंस है, वो जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट होता है। जितना ये दोनों करीब होंगे स्कोर्स, उतना उसका मतलब होगा कि हमारा एरर का एलिमेंट कम है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है हमारे पास एक स्टैटिस्टिक आता है जब हम रिग्रेशन का स्टैटिस्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक वैल्यू आती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, जो कि हमें बताती है कि एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल की बेस पर कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसमें कितना डिग्री ऑफ एरर होगा, किस हद तक डिग्री ऑफ एरर होगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो रिलेटेड है कि हमारी जो सैम्पल की सिलेक्शन है, जैसे मैंने कहा था कि सैम्पलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उन टेक्निक्स में किस हद तक एरर था और वो सैम्पलिंग किस हद तक परफेक्ट थी, उसका जो एक एस्टिमेट होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कहते हैं। देन हम दो ग्रुप्स में डिफरेंस देखना चाहते हैं। हमने कोई थेरेपी अप्लाई की है और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि डिप्रेशन में दोनों ग्रुप्स को अलग अलग थेरेपी दी है, और उसके थेरेपी देने के बाद हम दोनों ग्रुप्स में डिप्रेशन के लेवल जो है वो उसका डिफरेंस देख रहे हैं। तो कितना ही डिफरेंस उनमें जो आए जिसको हम कहें कि ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। नाउ दिस डिफरेंस मीन्स समथिंग, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस। देन है डेवलपिंग नॉर्म्स फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी टेस्ट के लिए हम जो फिक्स करते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या टाइमिंग्स दी जाएंगी, किस प्रोसेस के तहत ये एडमिनिस्टर होगा और इसके नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ इसके अंदर इसकी क्या है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट कहलाता है। उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी भी आप उसमें इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं कि जब आपने नॉर्मेटिव डाटा पे इस टेस्ट को अप्लाई किया तो रिलायबिलिटी की क्या वैल्यू आई थी और वैलिडिटी की क्या वैल्यू आई थी। बिफोर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स ये होता है कि पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसमें जो सेकंड क्वार्टाइल होता है जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, सेकंड क्वार्टाइल वो पॉइंट होता है जिसके अबव भी 50% स्कोर्स होते हैं और जिसके बिलो भी 50% स्कोर्स होते हैं। अब डेसाइल्स वो होते हैं जब हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे ये जो टेस्ट दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ISGRE वगैरह जो होता है, इसका जो रिजल्ट होता है ये परसेंटाइल्स की फॉर्म में आपको बताया जाता है, ठीक है। लेकिन परसेंटाइल में ये बात रखिएगा कि अगर आपको कहा जाता है कि आपका फर्स्ट परसेंटाइल है तो उसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं होती। परसेंटाइल असल में शो करता है कि आपके बिलो जो है वो कितने परसेंट स्कोर्स हैं। फर्स्ट परसेंटाइल का 1 परसेंटाइल का मतलब है कि आपके बिलो किसी ने भी स्कोर नहीं किया, यानी आपका सबसे बिलो है, ठीक है। 95 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 95% स्कोर्स आपसे बिलो, आपके स्कोर से बिलो लाई कर रहे हैं, ठीक। तो 95 परसेंटाइल इज अ गुड स्कोर वेयर एज 1 परसेंटाइल इज अ पुअर स्कोर। उसके मुकाबले में परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज वो करेक्ट जो है वो ये शो करता है कि आपके कितना स्कोर आपने लिया है, कितने आंसर्स आपके ठीक आए हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। परसेंटेज और परसेंटाइल में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक। परसेंटेज आप कह सकते हैं एक तरह से रॉ स्कोर है, जबकि परसेंटाइल जो है वो कन्वर्टेड स्कोर है। When your data is normally distributed, तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो इट्स अ गुड मेजर, जबकि अगर स्क्यूड है आपका डाटा तो इन दैट केस परसेंटाइल मेजर इज़ नॉट अ गुड मेजर। परसेंटाइल जो है वो ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स में आपके रो स्कोर की क्या पोजीशन है बाकी स्कोर्स की निस्बत। अब परसेंटाइल के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि दरमियान में जो स्कोर होते हैं, आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम स्कोर्स दरमियान में लाई कर रहे होते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस भी बहुत कम होता है, ठीक है। सो वहाँ पर जो परसेंटाइल होगा वो ज़रा एग्जैजरेटेड एक स्कोर बताएगा आपको, ठीक है, एग्जैजरेटेड डिफरेंस बताएगा, यानी एक नॉर्मल से बड़ा हुआ डिफरेंस आपको बताएगा।
जबकि एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं, टेल जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ बहुत कम स्कोरर्स लाई कर रहे होते हैं, यानी बहुत कम स्कोर करने वाले और बहुत हाई स्कोर करने वाले, ये लोग बहुत कम होते हैं। और वहाँ जो उसमें अगर किसी का परसेंटाइल लाई कर रहा है तो वहाँ जो है वो मिनिमम डिफरेंस शो होगा। एज नॉर्म्स ये होती हैं कि किसी टेस्ट के लिए आपने एज के लिहाज से नॉर्म्स डेवलप की हुई हैं कि 8 साल का बच्चा इस पे एवरेज इतना स्कोर लेगा, 9 साल का बच्चा इतना स्कोर लेगा, 10 साल का बच्चा इतना स्कोर लेगा। आपके नॉर्मेटिव सैंपल में हर एज ग्रुप के लिहाज से बच्चे मौजूद थे और फिर आपने हर एज ग्रुप की एवरेज परफॉर्मेंस को देख लिया, नोट कर लिया कि इस स्केल पर 8 साल के बच्चे ऑन एवरेज कितना स्कोर करते हैं, 9 के कितने करते हैं, 10 के कितने करते हैं। फिर फ्यूचर में आने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी एज को देखते हुए जो उन्होंने स्कोर लिया है, देन आप बताते हैं कि ये अपनी एज से इनका नॉर्मल स्कोर है या अबव है या बिलो है। इसी तरह ग्रेड नॉर्म्स में आप बच्चा का जिस क्लास में है, जिस क्लास में पढ़ता है, उस लिहाज से नॉर्म्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये मैथ्स का जो टेस्ट है इसको 2 क्लास वाले बच्चा इस पे इतना स्कोर करेगा, 3 क्लास वाला इतना करेगा, 4th क्लास वाला इतना करेगा। ठीक है, तो ये ग्रेड नॉर्म्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती हैं जो डेवलपमेंटल नॉर्म्स। अब एज नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स दोनों को कलेक्टिवली डेवलपमेंटल नॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारी सलाहियतें, कुछ हमारे ट्रेड्स, स्किल्स ऐसी होती हैं जो या तो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं या वक्त के साथ साथ कम होती हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो जैसे जैसे हम बड़े ग्रेड्स में जाते हैं हमारी वो स्किल्स बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एज नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स हैं इनको हम इसलिए डेवलपमेंटल नॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट के पैटर्न को शो कर रही हैं। इसी तरह अगर आपने पूरी कंट्री पे जो है वो आपका जो नॉर्मेटिव डाटा था वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसको हम उन नॉर्म्स को हम कहते हैं नेशनल नॉर्म्स। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है वो ऑन एवरेज इस टेस्ट पे इतना स्कोर लेती है। तो अगर किसी का इससे अबव या बिलो है तो वो नॉर्म से हटकर स्कोर होगा। अच्छा, नेशनल एंकर नॉर्म समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि इंटेलिजेंस जैसे हम मेजर करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। डिप्रेशन है तो बहुत सारे स्केल्स हैं जो डिप्रेशन को मेजर करते हैं। अब अगर हमने इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल हम मेजर कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि एक जो टेस्ट है वेशलर का स्केल, उस पर 100 जो स्कोर है वो किसी दूसरे टेस्ट पर यानी किसी और जो टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का उसके ऊपर किस स्कोर के बराबर है। ठीक है, तो आप जो नॉर्मेटिव सैंपल लेते हैं उस पर दोनों स्कोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, उस पर दोनों स्केल्स अप्लाई करते हैं जिनका आपने कंपैरिजन करना है। दोनों इंटेलिजेंस के स्केल्स आप अप्लाई करेंगे और देन आप इक्विवेलेंसी का एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये इक्वी परसेंटाइल मेथड होता है जिसमें आप एक टेबल बना देते हैं और इस टेबल में आप बताते हैं कि वेशलर के स्केल पे 75 परसेंटाइल जो है वो, एक और जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, उस टेस्ट में कौन सी परसेंटाइल के बराबर है। ठीक है, इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से कंपैरिजंस कर सकते हैं और आप जो है वो एक टेस्ट के स्कोर को एंकर कर देते हैं किसी दूसरे टेस्ट के स्कोर्स के साथ। ठीक है, एंकर का मतलब बांध देना, जोड़ देना। तो आप जो है वो दोनों के आपको फिर पता चल जाता है कि अकॉर्डिंग टू SPM इस बच्चे का क्या ये स्कोर आया है, तो वेशलर के स्केल में इसका क्या स्कोर होगा, वेशलर के टेस्ट में वो किस स्कोर के इक्वल है।